एक सेकेंड। चलिए, तो अब साउंड माइंड हमें जो है यहाँ पे समझना है कि एक्चुअली होता क्या है। तो उसमें जब किसी कॉन्ट्रैक्ट का जो हमारा पर्पस हो, तो उस पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए मेन चीज़, वो जो भी आदमी ऑफ़र कर रहा है उस ऑफ़र को वो समझता हो कि उसने क्या ऑफ़र किया है ना। यानी कि ही इज़ केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, फर्स्ट थिंग ही मस्ट बी। और सेकंड जो है वो रैशनल जजमेंट्स जो हैं वो भी ले सकता हो। यानी कि उसमें अब रैशनल जजमेंट्स में ये हो सकती हैं बातें कि जैसे मैंने क्या ऑफ़र किया है तो वो सामने वाला उसको मानेगा या नहीं मानेगा, या मैंने सही ऑफ़र किया है कि नहीं किया है, या एक्सेप्टेंस जो भी हम कर रहे हैं किसी बात की वो सही तरीके से हम एक्सेप्टेंस कर रहे हैं, या सही ऑफ़र की एक्सेप्टेंस हो भी रही है या नहीं हो रही है, या वो हमसे क्या चाहता है ना, हम उससे क्या करवाना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम क्या है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको डिसीजंस उसमें ले सकते हैं। उसको अपन कहते हैं रैशनल डिसीजंस या रैशनल जजमेंट्स लेना, है ना। उसके अपन नफ़ा फ़ायदे जो भी नुकसान जो है वो सब अपन पता कर सकें, तो वो साउंड माइंड कहलाएगा जाएगा। अब इसके बाद में फिर उन्होंने बोला अ पर्सन हु इज़ यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज़ ऑफ साउंड माइंड। अब ये चीज़ अपन को इसमें ध्यान ये रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट करते समय हमेशा साउंड माइंड उस व्यक्ति को होना चाहिए, ये अपन पहले पढ़ के आए। अब इन्होंने बोला कि यूजुअली जो है जनरली क्या है कि पर्सन अनसाउंड माइंड रहता था, यानी कि उसको कुछ समझ में नहीं आता था, विक्षिप्त था या जो भी था, ठीक। पर कभी कभी कुछ समय के लिए वो साउंड माइंड हो जाता था, यानी कि उसको समझ में आने लगती थी अच्छा ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ हो रही है, वो चीज़ हो रही है। तो ऐसे समय पे जब वो साउंड माइंड कंडीशन या उसमें है, उस अवस्था में है, तो उस अवस्था में वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। और फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे बोला कि when a person who is usually of sound mind but occasionally of unsound mind may not make a contract when he is of unsound mind, जो थर्ड लाइन उसमें कही है वो, यानी कि अनसाउंड माइंड के समय पर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। तो इसमें क्या है, दोनों तरीके से बता दिया कि एक पर्सन यूजुअली जो है वो अनसाउंड माइंड रहता था और कभी कभी साउंड माइंड की कंडीशंस में आता था, कभी कभी साउंड हो जाता था। तो ऐसी कंडीशंस में जब वो साउंड हो रहा है तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और दूसरी कंडीशन ये है कि जब नॉर्मली जो है पर्सन साउंड माइंड है पर कभी कभी जो है वो अनसाउंड हो जाता है, तो जब वो अनसाउंड हो रहा है तब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ये बात उन्होंने यहाँ पे बता दी। तो सीधी सी बात है, एक बात हमें एक समझना है कि कॉन्ट्रैक्ट करते समय पर्सन को हमेशा साउंड माइंड कंडीशन में रहना चाहिए, और उस पर कोई पढ़ेगा भी। वो एसेंशियल कंडीशंस हैं जो हमने सेक्शन 10 में पढ़ी थी, एसेंशियल कंडीशंस, उसमें साउंड माइंड भी एक कंडीशन है ना। सर लेकिन जैसे कि अगर वो हमेशा अनसाउंड माइंड रहता है और कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त वो साउंड माइंड है, फिर उसके बाद अगर उसने ड्यूटीज फुलफिल नहीं की तो फिर क्या होगा? मतलब फिर तो वो कभी कभी साउंड माइंड तो है। जब वो साउंड माइंड में होगा उस कंडीशन में तब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उसकी हाँ। परफॉर्मेंस तभी मानी जाएगी। अब यहाँ तो परफॉर्मेंस की बात मत करो, परफॉर्मेंस की तो बात उन्होंने करी नहीं है। इनका कहना तो कॉन्ट्रैक्ट करने की बात है, क्योंकि परफॉर्मेंस करते करते में तो समय तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और हो सकता है कि परफॉर्मेंस सिर्फ उसकी उसी समय तक के लिए ही हो जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है सिग्नेचर करने के लिए। क्योंकि ऐसे व्यक्तियों से जो हम ज़्यादा लंबे समय तक के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि फिर हम कब पर उनसे परफॉर्मेंस करवाएंगे, ये फिर ये इशू आ जाता है। हाँ, तो ऐसे इश्यूज ना आए तो वो कुछ टाइम लिमिट के लिए जो है इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स को उनके साथ किया जाता है, अदरवाइज़ ऐसे नहीं किए जाते, है ना। क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में जो जो नॉर्मल पर्सन जैसे साउंड माइंड है वही जो है अपने पूरे
कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने में उसको दिक्कत होती है, कई बार ऐसा होता है ना। तो वो चीज़ें फिर अनसाउंड माइंड को जब साथ में जब अपन कॉन्टैक्ट करेंगे तो फिर नॉर्मल इंसान को, फिर जो सामने वाली जो पार्टी है उसको तो फिर दिक्कत होगी। तो वो चीज़ें अवॉइड की जाती हैं, होती हैं। पर अब यहाँ पे क्या है, यहाँ तो उन्होंने कंडीशंस बता दी हैं कि भैया आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है तो साउंड माइंड में ही करना। अगर कॉन्ट्रैक्ट करते समय वो पर्सन अनसाउंड माइंड है या इंटॉक्सिकेटेड है किसी तरीके से, उसको समझ में नहीं आ रहा। मतलब अनसाउंड माइंड का मतलब ये भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो पागल हो, ये भी हो सकता है कि वो टॉक्सिकेटेड हो बहुत ज़्यादा, है ना। वो उसने बहुत ज़्यादा किसी भी ऐसे नशे में हो, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, या फिर बहुत ज़्यादा बीमार हो, बीमार हालत में है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रही, वो तो अब मरणावस्था में पहुंच गया है ना। वो तो अब वो समझ रहा है कि भैया मेरा क्या है क्या नहीं है, तो वो भी अनसाउंड पोजीशन बन जाती हैं। ऐसे समय पे जब दिमाग नहीं काम करता, वो अनसाउंड पोजीशंस है ना। हम ज़रूरी नहीं है कि अपन जो है उसको विक्षिप्त लोगों को या पागल लोगों को जो है अपन अनसाउंड माने, ऐसा नहीं है। इसमें और भी कई कैटेगरीज हो जाती हैं। अब बच्चे हैं, अपन बच्चों को या माइनर्स को अपन क्यों बोलते हैं कि माइनर्स जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो साउंड माइंड होते हैं पर वो रैशनल जजमेंट्स नहीं ले सकते हैं। उनको आगे की जो फ्यूचर की जो बातें हैं वो उनको नहीं आएंगी समझ में उस समय जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, है ना। क्योंकि उनकी जो एज है ना, एक तो माइनर है, कुछ हो सकता है एडोलेसेंट्स में हो, उसमें यानी कि 14 से 18 साल के बीच में की उम्र में हो, तो वो उस समय क्या होता है, इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हैं बच्चों को इन्फ्लुएंस आराम से ईजीली किया जा सकता है। और इन्फ्लुएंस जो है वो अनड्यू तरीके से भी हो सकता है, यानी कि गलत तरीके से भी इन्फ्लुएंस किया जा सकता है ना। तो वो इसीलिए जो है लॉ ये बोलता है कि माइनर्स आर नॉट अलाउड फॉर एनी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर माइनर्स जो है कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो हम वॉइड मानेंगे, वो हम इजीली हमें समझ जाएंगे कि भाई उसको किसी न किसी इन्फ्लुएंस में उसने किया है। हो सकता है वो अपने खुद के बेनिफिट के लिए कर रहा हो, सामने वाले को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहा हो, ये भी हो सकता है। तो कंडीशंस हैं बस। तो साउंड माइंड हमेशा अपन को ये ध्यान रखना है कि वो व्यक्ति रैशनल जजमेंट्स लेने में सक्षम हो और उसको वो चीज़ समझ में भी आए कि वो क्या बोल रहा है और क्या एक्सेप्ट कर रहा है ना। चलो अब इसके बाद में जो है फिर क्या बोला, इलिस्ट्रेशंस। इसमें देखिए इलिस्ट्रेशन क्या बोलता है, अ पेशेंट इन अ ल्यूनेटिक एजाइलम। देखिए अब यहाँ पे ल्यूनेटिक एजाइलम की बात कर दी, यानी कि एजाइलम मतलब हेल्थ केयर जो जगह रहती हैं, हेल्थ सेंटर्स, उनको हम एजाइलम कहते हैं, या जहाँ पे इजीली शरण मिल जाती है लोगों को, वो भी अजाइलम होता है। पर यहाँ पे ल्यूनेटिक अजाइलम की बात की है तो मतलब ऐसे लोगों के लिए जहाँ पे हेल्थ केयर की बात हो रही है, साउंड माइंड वाले लोगों की बात हो रही है। हु इज़ एट इंटरवल्स ऑफ साउंड माइंड, यानी कि वो कभी कभी जो है वो साउंड माइंड की पोजीशन में आता था, यानी कि दौरे जिसको पढ़ते हो, मे कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग दोज इंटरवल्स, यानी कि उसको जब जब साउंड माइंड वो व्यक्ति हो रहा है तब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है ना। ये बात इसमें बोली है। और फिर बी जो उसमें पॉइंट है, इसमें बोला है ए सेन मैन हु इज़ डेलीरियस फ्रॉम फीवर। देखिए अब यहाँ पे फीवर वाली बात आ गई, वो बीमार है, तो बहुत ज़्यादा बीमार है वो, है ना। और हु इज़ सो ड्रंक दैट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, या वो इतना ज़्यादा उसने पिया हुआ है या टॉक्सिकेटेड है कि उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है ना। और फॉर्म अ रैशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट ऑन हिज इंटरेस्ट। वही बात हो गई जो अभी अपन थोड़ी देर पहले कर रहे थे, है ना, कि सामने वाले को जो एक्सेप्ट कर रहा है या प्रपोजल कर रहा है उसको समझ में आना चाहिए, है ना। तो इसीलिए जो है इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और जो बहुत ज़्यादा बीमार हो या जो ज़्यादा ड्रंक हो तो उनकी बातों पे विश्वास उस समय नहीं करना चाहिए, या जो अनसाउंड उसमें हो
कुछ भी बोल रहा हो तो उनकी बातों पे अपन को गौर नहीं करना चाहिए, है ना, इसलिए हम इग्नोर भी कर देते हैं, तो वो चीज़ आ जाती है। ठीक है ना, ये बात आई 12 सेक्शन की। अब इसके बाद आता है अपना सेक्शन 13, जो कि कंसेंट के बारे में बात करता है ना। कंसेंट का मतलब क्या होता है, कंसेंट का हम क्या समझते हैं जनरली? कंसेंट मतलब सर अपनी इच्छा होनी चाहिए कुछ चीज करने के लिए। हाँ, है ना, अपनी इच्छा होनी चाहिए, यानी कि हमारी हाँ, है ना। कंसेंट का मतलब अगर अपन एक शब्द में और कहें तो उसको हाँ, यस यस भी बोल सकते हैं और हाँ हाँ भी बोल सकते हैं, है ना। ये दोनों चीज़ आती हैं। तो अब यहाँ इन्होंने एक डेफिनेशन दे दी है कंसेंट की। अब उन्होंने क्या बोला, 2 or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in same sense, है ना। अब इस लाइन को हमें ध्यान रखना है, यानी कि कितने लोग होने चाहिए, दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, हाँ। और वो एग्री कर रहे हो किस लिए, किसी भी एक पर्पज़ के लिए या दो पर्पज़ या जितने भी ऑब्जेक्ट्स हो, पर वो ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए उन सभी के, है ना, और सेम उसी ऑब्जेक्ट को लेकर जो है उसी सेम सेंस में वो लोग उसको एग्री भी कर रहे हो, है ना। तो सेम थिंग इन सेम सेंस, बस ये चीज़ को अपन को ध्यान रखना है कि हमने एक ही चीज़ को जो है हमने एक ही सेंस में हाँ की है। अब सेंस का मतलब यहाँ पर ये ही होना चाहिए कि हाँ मतलब हाँ ही होना चाहिए, ऐसा ना हो कि हम भाई मेरे मन में तो चल रहा है कि भाई सामने वाले को नुकसान पहुँचाना है, ऊपर ऊपर मैंने हाँ बोल दी, मैं अंदर सोच रहा हूँ कि इसको फ्रॉड करना है, इस वजह से मैंने हाँ कर दी, तो ये सेंस सेम नहीं होगा, ये फिर फ्रॉड हो जाएगा, ये फ्रॉड की कंडीशंस में आ जाती हैं चीज़ें, है ना। हाँ, तो सेम थिंग इन द सेम सेंस, ये वर्ड इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, है ना, इसको भी लिख लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि कंसेंट जो है, कंसेंट इफ़ेक्ट हो सकती है। अब कंसेंट इफ़ेक्ट कैसे हो रही है, तो वो ये कारण है, इसमें जो नीचे लिखे हैं ना ये कारण, अरे ये है ना, तो ये जो कारण है, ये इनके कारण की वजह से अपनी कंसेंट इफेक्ट हो सकती है। अब कौन कौन से हैं ये, कोरिजन क्या होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, फ्रॉड क्या होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, ये 5 कारण इन्होंने बताए हैं कंसेंट जिनसे इफेक्ट हो सकती है और नुकसान पहुंच सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट करने वाले व्यक्ति को, है ना। इसको अब जो हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक। इसको डिस्कस करने से पहले अब जो है हमने सेक्शन 10 में एक बात पढ़ी थी। सेक्शन 10 में हमने क्या पढ़ा था कि कौन से एग्रीमेंट्स जो है कॉन्ट्रैक्ट होंगे, है ना, व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना, यही पढ़ा था। अब तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, कौन कौन से एलिमेंट्स पढ़े थे, एक तो क्या क्या होना चाहिए उसमें, सर फ्री कंसेंट होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, ठीक है, लॉफुल और कंसिडरेशन। सर ये होल इंडिया के लिए मतलब वर्ल्ड के लिए था, और ये 3 चीज इंडिया के लिए पड़ी थी, एक रिटर्न में होना चाहिए और एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और एक और चीज दो चीज़ भूल गए, एक कॉम्पिटेंट पार्टीज है, कॉन्फिडेंस पार्टी, है ना, और एक माइनर नहीं होना चाहिए, हाँ, उसी में आ जाएगा कॉम्पिटेंट पार्टीज में ही माइनर वाली बात भी आ जाएगी, हाँ, है ना। और फिर उसके बाद रिटर्न होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए वो डॉक्यूमेंट, हाँ, मेन चीज़, और विटनेस जो है वो साथ में विटनेस, हाँ,
तो ये 2-3 चीज़ें ये नीचे अपने मतलब इंडिया के पर्पज़ से ये सब हमें एसेंशियल हाँ। एंड नीडफुल है ना? हम्म। और क्योंकि क्या होता है कि ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स और रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स इनमें बहुत अंतर होता है ना? हम ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स को हम ईज़िली प्रूफ नहीं कर सकते, रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम ईज़िली प्रूफ कर सकते हैं, ईज़िली हो जाएगा, है ना? हम ये ईज़िली बता सकते हैं कि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। कैसे हुआ? तो हम हमारे पास जब रिटन कंडीशंस में अगर रिटन कोई डॉक्यूमेंट है तो हम इजीली बता देंगे। अगर हमारे पास ओरिजिनल नहीं है तो सेकंड कॉपी है हमारे पास, उसकी फ़ोटोकॉपी अगर है तो वो हम कोर्ट को बता सकते हैं, है ना? तो ये चीज़ इसीलिए इम्पॉर्टेंट होती हैं क्योंकि प्रूफ करने के लिए या फिर उसको अगर कोई आगे फर्दर डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए। अब वो सेटल किस तरीके से किया जा रहा है, या कोर्ट में जाके किया जा रहा है या फिर आउटसाइड ऑफ द कोर्ट भी किया जा रहा है। आउटसाइड ऑफ द कोर्ट का मतलब मीडिएशन या आर्बिट्रेशन या कॉन्सिलेशन के थ्रू किया जा रहा है, या फिर अपनी आपसी सहमति के द्वारा, जैसा भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी जो है वो एक कंसेप्ट बन जाता है, वो भी हो सकती हैं। पर अगर म्यूचुअली नहीं हो रहा है तो फिर वहाँ पे हम आर्बिट्रेशन का, मीडिएशन का या कॉन्सिलेशन का यूज़ कर सकते हैं। जनरली क्या होता है कि जो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो बिज़नेस वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनमें हम आर्बिट्रेशन जो प्रोसेस है उसको यूज़ करते हैं, आर्बिट्रेशन, है ना? ये भी अब होता क्या है इनमें कि ये जैसे एक दो आर्बिट्रेटर बैठ जाते हैं, एक आर्बिट्रेटर, अभी क्या ऑड नंबर्स में होते हैं, पार्टीज़ दो रहती हैं, है ना? पार्टीज़ दो रहती हैं। अब वो या तो अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकते हैं या फिर कोर्ट के माध्यम से भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जा सकता है। तो वो फिर उनके केस को सुनेगा, दोनों पार्टीज़ को बिठाएगा, उन जो भी एविडेंसेस हैं या जो भी उनकी बात है वो उनसे लेकर फिर एक डिसीजन वो बता देगा कि भाई अच्छा इस तरीके से ये चीज़ इसमें होगी। अब वो आपका, अब करना ना करना वो आपके ऊपर है ना? मैंने अपना डिसीजन दे दिया और वो बाउंड भी होता है, करो इसको अब, क्योंकि आपने मेथड कौन सा आर्बिट्रेशन का चूज़ किया, तो आर्बिट्रेशन या आर्बिट्रेटर ने जो भी अब डिसीजन दिया है तो वो फिर बाइंडिंग इन नेचर हो जाएगा, फिर उसको आप दोबारा चैलेंज नहीं कर सकते। या मीडिएशन में अगर कोई हमने डिसीजन दिया या हमने मीडिएशन प्रोसेस को अगर अपनाया है और कुछ निर्णय निकल के आया है तो फिर पार्टी को क्या है कि उसको वो फॉलो करना ही पड़ेगा, उसके पास कोई और चांस नहीं होगा, है ना? तो ये चीज़ है। मतलब ये कि अपीलेबल नहीं होती हैं, चैलेंजेबल नहीं होता ये प्रोसेस। पर कोर्ट में अगर कोई डिसीजन आया है कोर्ट से, ट्रायल कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दिया है तो वो ट्रायल कोर्ट का डिसीजन जो है फिर हम ऊपर यानी कि अपर हायर कोर्ट में उसको लेके जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। इसीलिए क्या होता है कि ये प्रोसेस, कोर्ट की जो प्रोसेस होती है, लेंथीएस्ट प्रोसेस होती है, कभी ख़त्म ना होने वाली, सालों साल चलता है। तो जो बिजनेसमैन्स होते हैं या जो जो कॉरपोरेट बॉडीज़ होती हैं वो क्या है, आर्बिट्रेशन मेथड को इसीलिए अपनाती हैं क्योंकि जो कोर्ट डिसीजन दे देगी उसको जो है मान लेंगे आर्बिट्रेशन कोर्ट, ये चीज़ है ना? तो यहाँ वैसे हम पहुँचे क्यों थे, क्या क्या बात कर रहे थे हम? हाँ, रिटन डॉक्यूमेंट। कंसेंट। रिटन डॉक्यूमेंट से हम फिर वहाँ पहुँच गए थे, रिटन डॉक्यूमेंट होना क्यों ज़रूरी है, क्या है ना? चलिए, तो बेसिकली क्या है कि डॉक्यूमेंट्स के साथ में, यानी कि अब जो सेक्शन 10 में हमने जो बात करी थी कंसेंट को लेकर, तो कंसेंट जो है वो यहाँ 13 में उन्होंने डिफ़ाइन कर दी है ना? यहाँ उन्होंने बोला है कि अगर कोई 2 या 2 से ज़्यादा अगर लोग हैं अपनी कंसेंट देते हैं और एक सेम थिंग पे, यानी कि एक ही चीज़ पे और एक जैसी कंसेंट अपनी देते हैं, एक ही सेंस पे और एक ही चीज़ को लेकर, तो वो उसकी कंसेंट उनकी मानी जाएगी। यानी कि एक शब्द में कहें तो हाँ, उनकी मानी जाती है ना? उनकी कंसेंट मानी जाएगी। पर अब यहाँ पे कंसेंट और फ्री कंसेंट ये दोनों अलग अलग बातें हैं। कंसेंट और फ्री कंसेंट, क्योंकि कंसेंट, अब इनमें अंतर क्या होता है? अपन ने फ्री कंसेंट क्यों बोला और कंसेंट क्यों बोला, इनमें अंतर क्या है?
बताओ। एक बोल रहे हैं हाँ ठीक है, मैंने बताया, चलो ठीक है कर ले, और एक तरफ मैं बोल रहा हूँ हाँ बिल्कुल करो। अंतर है। एक तरफ कह रहा हूँ हाँ ठीक है, और एक तरफ कह रहा हूँ हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है। इनमें अब क्या अंतर है इसमें? यहाँ जो हमने बोला इसमें क्या अंतर आया, क्या अंतर लगा आपको? सर मतलब हाँ ठीक है मतलब मतलब नॉर्मली बोला है, और अगर बिल्कुल ठीक है का मतलब कि हाँ उसकी ज्यादा ही इच्छा है हमको करने में उस चीज को, इसलिए बिल्कुल, मतलब उसमें कोई उसमें मैं बहुत कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ गया तो कॉन्फिडेंट हूँ कर उसको सकते करने हैं। में, है ना, उस चीज़ को करने में मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा श्योर होने का मतलब ये है कि मैं फ्रीली उसमें जो है पार्टिसिपेशन करना चाहता हूँ, फ्रीली पार्टिसिपेशन करना चाहता हूँ। और जहाँ मैंने बोला था हाँ ठीक है, तो मतलब वहाँ पे हो सकता है कि मैं पार्टिसिपेशन ना भी करूँ, मेरी इच्छा दोनों तरफ है उस जगह पे। और जहाँ मैंने बोला हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है, तो वहाँ पे 100% मैं उसको करूँगा। तो ये अंतर है फ्री कंसेंट और रख दो बेटा, फ्री कंसेंट और कंसेंट में ये अंतर है ना। अब क्या, देखो क्या होता है, जैसे मान के चलो फॉर एन एग्जांपल, हम फ्रेंड्स जो हैं सभी बातें कर रहे हैं, बातों बातों में पता चला कि यार दिल्ली का प्लान बन गया। 5 लोग हैं, ध्यान सुनना, 5 लोग हैं, हमने पाँचों से पूछा क्यों, चलोगे क्या, चलोगे चलोगे चलोगे? कुछ बोलेंगे हाँ नहीं बिल्कुल चलेंगे, बोले हाँ ठीक है चलेंगे। तो जिन्होंने हाँ ठीक है बोल दिया ना, तो समझ आना कि उनका कंफर्म नहीं है, कि वो शायद ही जाए। ये चीज़ होती है ना। तो कंसेंट तो है उनकी, वो लोग भी बात समझ गए कि कहाँ जाने की बात हो रही है, दिल्ली जाने की बात हो रही है ना, कब जाना है ये भी उन्हें पता है। पर वो फ्रीली उन्होंने अपनी कंसेंट नहीं दी है। फ्रीली कंसेंट देने का मतलब, अगर फ्रीली कंसेंट नहीं दी है इसका मतलब क्या है, कि यानी कि उनके दिमाग में कुछ और भी चल रहा है। हो सकता है उनका जो उस समय कुछ ना कुछ प्लान हो, यार मैं हो सकता है उस समय वहाँ पे भी जाऊँ, ये काम भी हो सकता है मुझे, वो भी हो सकता है, या फिर हो सकता है वो सोच रहे मैं आराम करूँगा भाई और कुछ नहीं करूँगा, ये भी प्लान हो सकते हैं उनके, है ना। तो उस प्लान के साथ में जो है फिर ये वाला प्लान मर्ज अप हो गया, और फिर उन्होंने बोला कि चल ठीक है, हाँ ठीक है चलेंगे। पर अगर कुछ उस समय कुछ काम आ गया तो फिर वो दूसरा काम करेंगे, ना कि दिल्ली जाएंगे। ये अंतर हुआ। पर फ्री कंसेंट यानी कि जब उन्होंने दी, बिल्कुल ठीक है, हाँ नहीं चलेंगे चलेंगे बिल्कुल चलेंगे, बहुत एक्साइटेड हो गए वो, तो अभी से उन्होंने कंट्रीब्यूशन कर दिया पैसों का, तो मतलब वो 100% जाएगा, वो सबसे पहले खड़ा मिलेगा प्लेटफॉर्म पे, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो इसीलिए क्या होता है, जैसे कंसेंट की अपन बात कर रहे हैं, जहाँ मान के चलिए कि हमने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अच्छी बात है। अब देखने वाली बात यह है कि जिसने एक्सेप्टेंस दी है, जिसने एक्सेप्टेंस दी है उसने क्या अपनी मर्ज़ी से यानी कि फ्रीली होके कंसेंट दी है, या कहीं उसने दबाव में आके कंसेंट दिया है? क्योंकि कंसेंट दोनों तरीके से दी जा सकती है, दबाव में भी आके दी जा सकती है और फ्रीली होके भी दिया जा सकता है। तो दबाव कैसा, प्रेशर किस तरीके का? तो प्रेशर जो है ये 5 तरीके से प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है, या गलती से भी हो सकता है। 5वां जो है गलती है, ठीक है, गलत फहमी से भी हो सकती हैं कंसेंट इफेक्ट, है ना। कंसेंट यहाँ पे क्या है, इफेक्ट हो रही है, कॉज हो रही है, उसको हानि हो रही है उस कंसेंट को हमारी। यानी कि मैं जो कंसेंट देना चाह रहा हूँ, अब जो मेरी कंसेंट है, या तो उस कंसेंट में सपोज़ करो उस कंसेंट में जो है कोरेजन आया हुआ है। कोरेजन का मतलब होता है धमकी, थ्रेट। मैंने बोला कि कर देना, नहीं तो देख लेना, नहीं किया तो फिर देख लेना, तो वो उसको क्या है कि फिर आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वो चीज़ नहीं करेंगे तो फिर वो आपके नुकसान, मैं आपको फिर नुकसान पहुंचा सकता हूँ, है ना। तो कोरेजन, अंडर कोरेजन अगर कोई कंसेंट दे रहा है तो वो कंसेंट कंसेंट नहीं होगी, वो कंसेंट कंसेंट नहीं होगी, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस में है,
अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित होके। एक तो होता है इन्फ्लुएंस होना मतलब प्रभावित होना, अनड्यू का मतलब होता है गलत तरीके से प्रभावित होना, गलत तरीके से प्रभाव हो रहे हैं या फिर प्रेशराइज हो रहे हैं किसी तरीके से। जैसे मान के चलिए, अब ये अनड्यू इन्फ्लुएंस आता कब है, तो ये कुछ जो रिलेशंस जो होते हैं ना इंडिविजुअल के, जैसे टीचर स्टूडेंट का है, फादर और बच्चे का है ना, पेरेंट और उसका जो वार्ड है उनका, तो उनमें होता है। जैसे ब्रदर सिस्टर है, कोई बड़ा भाई है या कोई बड़ी बहन है, तो ये अब ये होता क्यों है, जैसे कोई बड़ा है तो वो छोटे का डिसीजन ले लेता है ना, और या फिर कोई ऐसे छोटा है तो वो छोटा क्या है, वो बड़े से पूछेगा यार मैं कैसे कैसे पूछूं इनसे, क्या बात करूं, तो वो संकोच में रहता है, वो चीज़ उसको संकोच रहेगा कि मैं ये काम कैसे करूं। और यदि कई बार ऐसा होता है कि आपके डिसीजंस जो है फादर ले लेते हैं, आपको वो अच्छा नहीं लगता, होता है कई बार ऐसा हुआ होगा पहले या अभी भी कभी हो गया होगा, ऐसे होते हैं। कभी कोई बड़ा आया, जैसे कोई बड़े लोग आ गए अपने और अपने अपने जो है रिगार्डिंग ऐसे कोई भी डिसीजन ले लिया उन्होंने, तो वो चीज़ हमें, और फिर वो हमें करना पड़ रहा है, वो हमें करना भी पड़ रहा है, करना पड़ रहा है मतलब उसमें हमारी कंसेंट है, पर वो कंसेंट कैसी है, वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से हुई है, उसको हम अनड्यू इन्फ्लुएंस से कहेंगे। अब मान के चलो कि कोई बीमार व्यक्ति है, हमने उसका फ़ायदा उठाने के लिए जो है हमने उससे साइन करवा लिया, तो हमने जो उससे फ़ायदा उठाया वो भी अनड्यू इन्फ्लुएंस में ही आ जाएगा। बच्चों का फ़ायदा, यहाँ पे फ़ायदा उठाया जा रहा है, गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। पुरानी जो पहले पहले मूवीज़ कभी आई होंगी, अगर आपने देखा होगा, तो बच्चों के जैसे पेरेंट्स जो है वो ख़त्म हो गए किसी एक्सीडेंट में, तो उनके गार्जियन अपॉइंट कर देती थी कोर्ट, हो जाता था, तो गार्जियन अपॉइंट हो गए, गार्जियन जो है वो माइनर, अभी बच्चा माइनर में 18 से कम है तो वो प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर सकता, पर उस बच्चे को परेशान कर रहे हैं, उस बच्चे से जो है कुछ भी काम करवा रहे हैं और उसको कहीं भी कुछ भी करवा रहे हैं, तो मतलब वो चीज़ क्या है, अनड्यू तरीके से इस बच्चे को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, उस पर प्रेशर भी क्रिएट किया जा रहा है, उससे कुछ गलत फ़ायदे जो हैं वो भी लिए जा रहे हैं, है ना भाई। बच्चे के सिग्नेचर से जो है पैसा सैंक्शन हो सकता है इजीली, ऐसा अगर वहाँ पे कोर्ट ने बोल दिया तो वो गार्जियन करवा सकता है, क्यों नहीं करवाएगा, कर सकता है। अब मान के चलो बच्चे के साइन नहीं है, उसने कोर्ट ने बोला कि गार्जियन जो है अभी सोल रिस्पॉन्सिबल रहेगा जब तक माइनर अभी है, क्योंकि अब बच्चे के सिग्नेचर तो खैर अलाउड नहीं होते, अब जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा तो सिग्नेचर मायने क्यों रखेंगे, पर गार्जियन उसका टेक केयर है। तो 18 साल तक जब बच्चा नहीं हो रहा तब तक गार्जियन तो कुछ भी कर सकता है उसकी प्रॉपर्टी के साथ, तो वो भी एक अनड्यू इन्फ्लुएंस हो जाएगा, है ना। ये एग्जाम्पल है अनड्यू इन्फ्लुएंस के। फिर उसके बाद मान के चलिए, अब जैसे फ्रॉड होता है, भैया हमें बताया कुछ गया है, किया कुछ और हो गया, है ना भाई। मैंने आपसे 10,000 की रकम की बात करी थी, मैंने बोला भाई आपके अकाउंट से 10,000 कटेंगे, पता चली 1 लाख कट गए, फ्रॉड हुआ है ना। तो ये चीज़ें होती है। मैं और भी अभी और एग्जांपल आएंगे अभी भाई, जैसे मैं इसमें हॉर्सेस का एग्जांपल भी आएंगे कि भाई अभी जैसे बात तो करने गए तो एक हॉर्स की वो पता चली वो ख़त्म हो गया, फिर कैसे हुआ क्या हो गया, तो वो गड़बड़ कभी हो जाती है, गलत इन्फॉर्मेशन भी पहुंच जाती है ना। तो गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचना उसको क्या है, फिर यहाँ पे अपन मिस रिप्रेजेंटेशन के उसमें अपन दे सकते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। अब मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि मिस रिप्रेजेंट हो जाती हैं, गलती हो जाती है प्रेजेंट करने में। जैसे मतलब मैं मान के चलिए मैं मालिक हूँ 2 घोड़ों का, मेरे पास 2 घोड़े हैं, एक ब्लैक एंड वाइट, है ना। जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया तब उस समय वो घोड़े जिंदा थे, अलाइव कंडीशन में थे, और मुझे पूरा यकीन था कि जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया तब वो दोनों घोड़े ज़िंदा थे। ठीक है, जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया और उस कॉन्ट्रैक्ट को होने के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ हमारा, सपोज़ ब्लैक हॉर्स के रिगार्डिंग, आपको ब्लैक हॉर्स चाहिए था, आपने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करके पैसे दे दिए। अब जब आप उस घोड़े को लेने गए तो पता चले कि वो ब्लैक हॉर्स जो उस समय ख़त्म हो चुका था, है ना। पर मुझे उसकी नॉलेज नहीं थी, जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ
तब मुझे उसकी ये नॉलेज नहीं थी कि वो हॉर्स उस समय ख़त्म हो गया। मैं तो ऐसी मैं तो ऐसी उसमें होश हवास में था कि भाई ये तो मेरे दोनों घोड़े जो हैं वो ज़िंदा हैं, बढ़िया खेल रहे हैं, खा पी रहे हैं बढ़िया अच्छे से। तो इसी वजह से मैंने आपसे कॉन्टैक्ट कर लिया था, है ना। मैंने आपको बोल दिया कि हाँ मेरा वहाँ पे एक घोड़ा है ब्लैक कलर का, आप उसको ले लीजिए, ले जाइए। अब जब आप पहुँचे तब पता चली कि भाई वो घोड़ा तो अब है ही नहीं, ख़त्म ही हो गया, ज़िंदा ही नहीं है। जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब वो ज़िंदा ही नहीं था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने आपसे फ्रॉड नहीं किया है, यहाँ पे मिसरिप्रेजेंट हुआ है मुझसे। मुझसे क्या हुआ है कि गलती ये हुई है कि मुझे उस समय फैक्ट्स की नॉलेज नहीं थी, है ना, मुझे फैक्ट्स की नॉलेज नहीं थी। तो ये चीज़ मिसरिप्रेजेंटेशन कही जाती है। और मिस्टेक जो है, मिस्टेक क्या है कि दो तरीके से होती है, एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट और एक होता है मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ। अब जैसे मुझसे अभी जो मेरे से मिसरिप्रेजेंट हुआ, ये क्या है, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट में आ जाएगा, यानी कि मुझे तथ्यों की गलत जानकारी थी, फैक्ट्स की गलत जानकारी थी मुझे, ठीक है, ये बात हुई। अब मिस्टेक ऑफ लॉ जो है वो अपन उसको कहेंगे कि हम फिर बाद में ये नहीं बोल सकते कि हमें जो है इसके बारे में, कानून के बारे में पता ही नहीं था। ऐसा भी कोई कानून वहाँ पे लागू होता है ये भी हमें पता नहीं थी। मान के चलिए मैंने बोला कि फलाने फलाने घर जाके आप जो है उठा लेना सामान, चोरी करने का हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, डकैती करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लॉ के अगेंस्ट में जा रहा है ना। मिस्टेक ऑफ लॉ का मतलब ये है कि आप कानून को समझने में भूल कर रहे हैं, है ना। भूल जो है कानून को समझने में और तथ्यों को समझने में होती है, तो दोनों तरीके से। अब यहाँ पर जो है बात ये आती है कि अगर तथ्यों को समझने में भूल हुई है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल सिचुएशन में आ जाएगा। इनमें से जैसे अभी कोरेजन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन है और मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। तो ये 5 जो तरीके हैं, इनमें अगर आपकी कंसेंट जो है वो अफेक्ट हुई है इन 5 तरीकों में से, तो क्या होगा कि वो वॉइडेबल सिचुएशन में आ जाएंगी। यानी कि जिसकी कंसेंट अफेक्ट हुई है उसके पास वो ऑप्शन रहेगा कि वो या तो उस कंसेंट को एज अ मतलब आगे ले जाए, बोले कि हाँ नहीं ठीक है ओके सब बढ़िया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट रनिंग पोजीशन में आ जाएगा। और यदि अगर वो चाहता है कि ये मेरी कंसेंट गलत तरीके से ली गई थी, इस कंसेंट को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना चाहता हूँ, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने के लिए कोर्ट जाएगा और उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करवा देगा, तो वो हो जाएगा। तो ऐसे जब सिचुएशन आती है तो अपन उसको वॉइडेबल कहते हैं, ठीक। अब जैसे अब जो 6th वाली जो बात जो मैंने बताई आपको, मिस्टेक ऑफ लॉ, तो मिस्टेक ऑफ लॉ जो है वो वॉइड सिचुएशन में आ जाएगी, वो मतलब नॉट वॉइडेबल है ना। तो सॉरी नॉट वॉइडेबल नहीं, वॉइड में आ जाएगा वो, यानी कि वो वॉइड होगी। और क्योंकि अब आप भूल कैसे कर सकते हैं लॉ को समझने में, है ना। वो एक्सक्यूज़ नहीं होगा कि भाई मैं लॉ को समझने में गलती कर दी या मुझे नहीं पता थी कि वहाँ पे ऐसा कानून होगा, है ना। क्योंकि अब कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या सोशल थिंक वाली बात भी आ जाती है ना। कि अब जैसे चोरी करने की बात आई तो चोरी जो है वो अगेंस्ट सोसाइटी है, ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता डकैती के, आप भूल नहीं कर सकते ऐसी, है ना। भाई किसी के, अब जैसे मेरे पास मान के चलिए मेरे पास ये फ़ोन है ना, या और कोई व्यक्ति आपसे बोले कि वो इसका फ़ोन उठा लो चुपचाप से, आपने उठा लिया फ़ोन, तो वो चीज़ भूल है। और भूल जो हुई है वो क्या है, मिस्टेक ऑफ लॉ है। मिस्टेक ऑफ लॉ कैसे कि आपने मुझसे बिना पूछे जो है वो मेरा फ़ोन ले लिया, तो ये तो फिर चोरी हुई। मुझे बिना बताए मेरा सामान एक जगह से दूसरी जगह अगर आप रख भी देते हैं या छुपा देते हैं तो वो चोरी कहलाती है। और मुझे तो पता भी नहीं था किसने उठाया कैसे उठाया, तो वो सब फिर लॉ के मिस्टेक कहलाएगी। क्योंकि अगर हो सकता है करने वाले का इंटेंट जो है वो वैसा ना हो उस क्राइम को करने के लिए, उस क्राइम को करने का,
पर मान के चलो गलती से अगर वो हो जाए तो वो मिस्टेक ऑफ लॉ तो उसमें आप कैटेगरी में लेकर आ सकते हैं, पर वो एक्सक्यूजेबल नहीं है, वो वॉइड कहलाएगा वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना। वो कंसेंट ऐसी इस तरीके की जो भी कंसेंट दी हुई है वो सब वॉइड होगी, और प्लस वो अगर ऑफेंस अगर हुआ होगा तो उस ऑफेंस की भी पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें 14 में जो ये जो 5 तरीके की जो कंसेंट अफेक्ट होने वाली जो बातें हैं वो उन्होंने बताई हैं। और उसके बाद नीचे लिखा है कंसेंट इज सेड टू बी कॉज्ड व्हेन इट वुड नॉट हैव बीन गिवन बट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ सच कोरिजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, है ना। अगर इनमें से कोई भी एक या सभी अगर उस किसी कॉन्ट्रैक्ट में है तो वो ऐसे यही समझा जाएगा कि ऐसी कोई कंसेंट नहीं दी गई थी, है ना, कंसेंट नहीं दी गई थी, ये ऐसा समझा जाएगा। ठीक, बस ये पूरी कहानी है इसकी।